तो नेहरू की चली नहीं, सरदार पटेल अपने तरीके से, सरदार पटेल को जितनी नफरत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ थी वो इस वजह से कि शेख साहब की पॉपुलरिटी उसको भाती नहीं थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे मुताला के मुताबिक राह मुस्तकीम पर रहा। ही लव्ड हिज पीपल। कश्मीर ने 500 बरस में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की टक्कर का लीडर पैदा नहीं किया। तो शेख साहब ने उस वक्त बख्शी साहब का सपोर्ट किया, लेकिन शेख साहब अकेला था। बेग साहब पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लेता था, हंसाता था लोगों को। अच्छा, सादिक साहब कम्युनिस्ट, मौलाना सईद एक बात श्रीनगर में, एक बात दिल्ली में। ये मैं इसलिए कहता हूं आपको, मैंने इन पांचों को डिस्कस करना है बिकॉज 5 लोग हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी, गुलाम मोहम्मद, सादिक, मिर्जा अफजल बेग, मौलवी सईद, 5। और ये हर एक अपनी अपनी डगर पर था। शेख साहब और लोग थे। शेख साहब के साथ ये 4 लीडर नहीं थे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूं, लेकिन वो क्या जानते हैं, खाक जानते हैं। और शेख साहब देखिए, मरने पर उस बरस में शेख साहब ने कहा, मेरे सामने नहीं कहा, मैं भी उनके एक जमाने में क्लोज था, लेकिन उनका पॉलिटिक्स साइड में वो खुलते थे मोहम्मद यूसुफ टेंग के साथ। आखिरी बरस शेख साहब ने कहा कि मुझको तो जेल में मरना चाहिए। यानी वो ये कहता था, आई डोंट डिजर्व टू डाई आउटसाइड द जेल। वो एक लड़ाई और करना चाहता था, ये उनके अल्फाज है। यानी वो दिल्ली के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई करने वाला था। वो मौत की आगोश में चला गया जी। मेरा ख्याल है जरूरत से पहले ही चला गया जी। और मैंने आपको बताया कि 500 बरस में मैंने पढ़ा, कोई नहीं, मसलन बादशाह का कहेंगे वो तो बादशाह था, और कौन, हजरत शेख नूरुद्दीन का कहेंगे आप, वो तो सेठ था जी। वो तो नेशनल सेठ था। सियासत की बात कीजिए, मैं बताऊंगा 500 बरस में शेख साहब की टक्कर का लीडर पैदा होंगे। और मैं आपको बताता हूं, जाती तौर वो बिल्कुल दयानत पर थे, कभी रुपये पैसे के लिए किसी कश्मीरी सबूत नहीं मिलेगा कि वो पैसे का लालची था। तो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र आया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप भी वाबस्ता रहेंगे। हाँ। ये बताइएगा, कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क की सरकार को गिराना? सिर्फ आपके वोट की वजह से एक सरकार गिर जाती है, तो कितना मुश्किल था वो फैसला करना सर आपके लिए? देखिए, वो हालात बनते गए। फारूक साहब की मजबूरी थी कि उमर साहब को उनको चलाना था। हर बाप शायद अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना, लेकिन फारूक अब्दुल्ला बोंडे तरीके से उमर को बिठाना चाहता था। यही होता अगर वो कॉन्फिडेंस में मुझे लेते। फिर मैंने देखा कि वो क्या कहते हैं, जालसाजी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा किनारा कशी हो गई। अब जो वोट देने की बारी है, उस वक्त तक काफी मेरी नजर खुल गई थी। मसलन कम्युनिस्ट लोग, जगती बासु, कामरेड सुरजीत चटर्जी जो स्पीकर थे, मेरे दोस्त बन गए थे। मुझे पता लग गया हिंदुस्तान की सियासत क्या है, और मुझे पता लग गया कि कश्मीर में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पता थोड़ी सी जगह है, और दिल्ली की गलत नजरें थे कश्मीर पर, जो दे वर ऑलवेज रॉन्ग। शेख साहब के वक्त में भी रॉन्ग थे। कौन? दिल्ली वाले? ठीक। हाँ, तो नेहरू की चली नहीं, सरदार पटेल अपने तरीके से, सरदार पटेल को जितनी नफरत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ थी वो इस वजह से कि शेख साहब की पॉपुलरिटी उसको भाती नहीं थी। तो वो शेख साहब के साथ लड़ता रहा, और शेख साहब कश्मीरियों के लिए बड़ा कजकुला था, वो तो नहीं मानने वाले थे हार, तो इसलिए पटेल के साथ दूरी हो गई। मैं आपको बताता हूं, मेरे मुताले में लिखने का मौका आएगा, शेख साहब पर लिखूंगा मैं। पहले मैंने मौलाना आजाद की, मौलाना मसूदी की किताब लिखी, और भी कश्मीर पर किताब किसी वक्त याद दिलाइए, मैं भेज दूंगा आपको, जो कश्मीर पर मेरी है, ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये हालात ऐसे बन रहे थे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक रिवोल्ट की जरूरत पड़ी। वो दिल्ली से बहुत दूर हो गए, और सरदार पटेल को शेख साहब की मकबूलियत पसंद नहीं थी। और शेख साहब हर वक्त उनको कहता है, आप जो कहते हैं मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। इस पर सरदार पटेल ने
बार बार ये कहा, जो ही बात करते हैं तो शेख साहब अपने लोगों की बात करते हैं, हमारे लोग कहां जाएंगे। मतलब बिला वजह सरदार पटेल शेख साहब के साथ लड़ता रहा और शेख साहब ने सर नहीं झुकाया। एक मौके पर तब शेख साहब ने इस्तीफा देना चाहा, काश उसने इस्तीफा दिया होता, मगर अभी तो वो खिला ही नहीं था पॉलिटिक्स। वो तो 49 की बात है, 31 अक्टूबर, 30 या 31 अक्टूबर को सरदार पटेल और शेख साहब के साथ दो मीटिंग हो गई। तो शेख साहब ने इसी 370 पर, जिसका इन्होंने हटाया, उसकी बात भी करूंगा मैं। 370 जब बना, उस मौके पर शेख साहब ने धमकी दे दी कि इफ यू डोंट अडॉप्ट। उस वक्त भी बड़ा धोखा किया शेख साहब के साथ। ये तो पटेल घर में मीटिंग हो गई, शेख साहब ने पटेल को बताया कि आपके घर में मीटिंग होगी, 370 परमानेंट रहेगा। अब आप इसको आरजी बना रहे हैं। जब अहंगर लोकसभा में जा रहा था ये कहने के लिए कि आरजी रहेगी, उस वक्त शेख साहब ने धमकी दी, इफ यू डू इट आई विल रिजाइन। और पटेल असल में यही चाहता था कि चलो अगर रिजाइन करता है तो हम बख्शी को बुला दिए। बख्शी साहब के ताल्लुकात काफी गहरे हो गए। ये बदकिस्मती की बात है, बख्शी साहब की जिंदगी में सारी खराबी पैसे की लालच ने कर दी। इनको सब मैंने जान लिया। मैं किसी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं सादिक साहब भी पर तकरीर करूंगा, मौलाना शरीफ पर किताब लिखी मैंने, तो और कौन रहेगा, मिर्जा अफजल बेग। सर ये जो आपने एक वोट से सरकार गिराई, हाँ, मैं उस बारे में जानना चाह रहा था, कितना मुश्किल था सर आपके लिए? बहुत मुश्किल था, मगर मैंने देखा कि मैं ये कर नहीं सकता हूं, क्योंकि इधर से फारूक साहब की मजबूरी थी कि उम्र को आगे करेंगे, है ना जी सर। तो सियासत में आगे करेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा, दिल्ली के साथ ठीक रखना है। मगर मैंने देखा कि वहां बीजेपी की हुकूमत है और कॉन्फिडेंस का वोट था। तो उस वक्त अटल जी के जो सीनियर लोग थे उनको पता लग गया। मैंने कहा देखो, मुझे अटल जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि आई लव हिज फेस। ये मैंने पार्लियामेंट में भी कहा बाद में। मगर मुझे फारूक अब्दुल्ला से लड़ाई करनी है। वो उम्र की सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। मैं तो कश्मीरी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने बदला फारूक अब्दुल्ला से लिया, ना कि बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से नहीं बदला लिया, उनको मैंने समझाया पार्लियामेंट में। ये तकरीर यहां भी है, क्योंकि आजकल गूगल है, सब तकरीर यहां है। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट मतलब वोट ना देने की वजह फारूक अब्दुल्ला थे? बिल्कुल। मैंने पार्लियामेंट को बताया कि ये जो अटल जी है, गोलवालकर इनका लीडर है, वो मुसलमानों का दुश्मन था, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता बीजेपी को। मगर मुझे जहां तक अटल बिहारी का ताल्लुक है, ये रिकॉर्ड में है, आई लव हिज फेस, ही इज ए जेंटलमैन। ये मैंने कहा अटल जी, मैं आपके सब खिलाफ वोट नहीं दे रहा हूं, ये फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वोट है, क्योंकि उम्र पीछे था, अच्छा लड़का है, उसने मेरे साथ लड़ाई नहीं की। मैं तो उसका अतालिक था, तो वरना मैंने बहुत सख्त तेज बोला। मैंने कहा मैं भी आपके खिलाफ वोट दूंगा, आपकी जात के खिलाफ नहीं है, आपका चेहरा तो मुझे मरगूब है, ये रिकॉर्ड है वहां। मगर फारूक अब्दुल्ला इसी बहाने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलियामेट करना चाहते। मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं रह सकता उस पार्टी में। आप शायद उमर साहब की सलाहियतों पे डाउट था सर आपको? नहीं, फिर उमर को मैं बालियाकत मानता हूँ, बहुत शरीफ और बहुत अगर एक बात को आगे ला रहा था तो नहीं, वो तो ठीक था, उस पर मुझे क्या जंग है। किस्सा ये है कि मुझको बीजेपी को वोट देने की मजबूरी होगी। मैंने कहा मेरा वोट नहीं मिल सकता, मुझे पता है अटल जी आपका लीडर तो गोलवालकर है, जो मुसलमानों को नहीं समझता है ये हिंदुस्तानी है। मेरी मजबूरी है, मेरा जमीर, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट आई एम अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला। दिस वोट विल कास्ट हिज गवर्नमेंट, बट ही विल प्रमोट हिज सन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मतलब सुन रहा था, तो किसी को कत्ल करना होता है मेरे भाई, ये निकाल दीजिए बाद में, उसकी आंखों में वो लाली आ जाती है कातिल को, क्योंकि कत्ल करना होता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि भीख मांगना बेहतर है, लेकिन पार्लियामेंट की सियासत में नहीं रहूंगा जहां मैं ऐसी खतरनाक चीज को सपोर्ट करूंगा। तो मैंने स्पीकर को कहा आई हैव टू कास्ट वोट अगेंस्ट दिस मोशन, मूव बाय अटल बिहारी वाजपेयी। एक या दो वोट से हुकूमत गिर सकती है। तो अटल जी को भी हमने ब्रीफिंग कर दी कि एक दो वोट से हुकूमत गिरेगी।
तो सोच साहब का वोट बड़ा कीमती है। मैंने कहा आई लव अटल बिहारी वाजपेयी, बट दिस टाइम आई हैव टू अपोज फारूक अब्दुल्ला। क्या होता है मेरे वोट से, आई डोंट केयर। मेरा तो खुदा ने जमीर दिया है, मैं वहां किचन में जाऊंगा लोगों के साथ, दे मे रिकॉग्नाइज मी और नॉट, आई डोंट केयर टिप्पणी, बट इन हिस्ट्री आई विल मेक माई पॉइंट। जी। तो उसमें पहले आ गया मशीन पर कि 9 वोट से गिर गई, लोकसभा इन्हें भंग हो जाएगी 9 वोट से, ये जो मोशन के खिलाफ। फिर उन्होंने जमा तफरीक किया, स्लिप्स भेज दिए, बॉडी जो होते हैं एमपी, वो जमा हो गए। तो स्पीकर ने फाइनली, दिस इज नाउ फाइनल in the house that the government has fallen for 1 vote। और लालू प्रसाद फ्रंट रो में बैठने का सोच साफ की जाए, बिकॉज वो तो अपोजिशन थे। तो ये रिकॉर्ड में गया, सोच साहब की जाए हो। और बाहर तो फिर 400 ये जो जमा हो गए सारे जर्नलिस्ट, बाहर से भी टूट पड़े, कोई जगह नहीं थी, कोई एमपी फ्रंट गेट से नहीं निकला उस दिन मेरे बगैर, क्योंकि जो ही मैं हो गया तो वहां तो सारा पार्लियामेंट की तारीख में मुझे बताया गया कि ऐसा जमघटा जर्नलिस्ट का नहीं था फर्स्ट गेट, इसलिए पिछले 4 गेटों से एमपी गए घर को। सोच साहब, जब उमर अब्दुल्ला की बात आती है, मैं ये जानना चाहूंगा कि सलमान सोच साहब को हम सुनते हैं, वो इतना कमाल का बोलते हैं, लेकिन वो सियासत में उतने एक्टिव नहीं है। क्या आप सलमान सोच साहब को फ्यूचर में, मुस्तकबिल में सियासत में लाने की? नहीं, उसको सख्त, वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, यहाँ की पॉलिटिक्स को फर्क पड़ सकता था उससे, लेकिन उसको मजबूरी है। उसकी बेगम जो है वो डॉक्टर है, बड़ी कामयाब डॉक्टर है, शी इज ए वेरी केपेबल डॉक्टर। अब सलमान की मजबूरी है, उसके बच्चे हैं, और जो डॉक्टर आसिया है उसका फ्यूचर ही तबाह हो जाएगा, बिकॉज आइदर शी हैज टू डिसाइड टू लिव विथ हिम एंड ही इज इन पॉलिटिक्स। इसलिए सलमान को कंप्रोमाइज करके बाहर जाना पड़ा, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखना, सोनिया जी से कहना या प्रियंका से, उसी पर उसकी सियासत है। एंड ही विल बी इन पॉलिटिक्स, बट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, थ्योरेटिकली मजमून लिखना, उनको बताना, बिकॉज ही हैज टू लिव विद हिज वाइफ। जी, दैट इज द ट्रेजेडी। सो साहब, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेके चले हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे कितना असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, लोगों को जोड़ पाएगी अपने साथ? देखिए, हजारों लोग राहुल गांधी से जुड़ गए हैं रास्ते में, तो यात्रा आप देखते हैं जोर से चलती है। तो राहुल गांधी का मकसद जो है वो पूरा हो गया, बिकॉज ही वांटेड टू मोबिलाइज एंड टॉक अप कांग्रेस। तो राहुल गांधी का मिशन कामयाब है, क्योंकि हजारों लोग जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो लेकिन पोस्ट यात्रा देखना है क्या होगा। तो मुझे लगता है कि राहुल अब पक्का हो गया कांग्रेस को चलाने के लिए, और कांग्रेस की स्पेस हिंदुस्तान में रहेगी। और दलित हैं, मुसलमान हैं, पसमानदा लोग जितने हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, वो नहीं रह सकते हैं जागीरदारी। अजी ये अदानी और दूसरे लोग जो हैं, राहुल गांधी ही समझाएगा हिंदुस्तान को कि इसके जो अदानी वदानी है, दौलत बट रही है 5-10 लोगों के हाथ में जी। अवाम का काम नहीं होगा मोदी के हाथ से। इसकी शहादत मैं देता हूं, क्योंकि मैंने मोदी जी को बहुत समझा है। मैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तगड़ा आदमी अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, लेकिन मेरी नजर में वो हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है उस मामले में मोदी जी भटक गए हैं। इन दोनों के हाथ से हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अदानी और दूसरे सरमाएदार जो है वो आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर आप? कहीं स्पेस है, कोई जगह है? यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ कमजोरी है, मगर कांग्रेस बजाय खुद एक आइडिया है जो लोगों में मकबूल रहेगी जी। और इसलिए कभी कोई, मुझे लगता है मुझे जम्मू जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कांग्रेस के साथ जुड़े रहो, मगर वो मेरे हाथ में नहीं है। वो ये है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के लीडर काम करें। तो आजाद, गुलाम नबी आजाद के जाने को भी आप समझते हैं कि उनकी वजह से भी कांग्रेस कुछ कमजोर हुई है? नहीं, सुनिए, नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं, वो खुद गुलाम नबी कमजोर हो गया। तो ये तो मैं इंटरव्यू में कहता हूँ। वो ये है, देखिए, अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने कल जम्मू में कहा स्टेटहुड। गुलाम नबी आजाद के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो कहते हैं
ये मुनाफे का अमल है। हमको स्टेटहुड क्यों चाहिए मेरे भाई? हमको यूनियन टेरिटरी बना दे इतनी बड़ी स्टेट को। महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह या गुलाब सिंह, शुरू में तो जंग से स्टेट मिला, बाद में आबियारी की प्रताप सिंह ने, बड़ा अच्छा किया, स्टेट सब्जेक्ट बना दिया, जिसको महाराजा हरि सिंह ने चलाया। उस स्टेट में अब जो हमको बनाया है यूनियन टेरिटरी, मैं कहता हूं स्टेटहुड ठीक है, वो आना चाहिए, लेकिन आप प्रायोरिटी नहीं कर सकते हैं स्टेटहुड के लिए। यही लोग झूठ बोलते हैं, हमको अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी चाहिए। आई विल फाइट फॉर 370, ये नहीं कहना चाहिए कौम को ये अब नहीं हो सकता, बनकर जो दिन वो क्यों वो नहीं दे देंगे, हम ले लेंगे। बात ये है, ये कच्चे लोग हैं जो कहते हैं अब नहीं दे देंगे। भाई आपको खैरात मांगनी है, आपको बदौरी शमशेर तो मैं नहीं कहूं, बदौरी बाजू आपको 370 पोजीशन हासिल करना पड़ी। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी जो मौजूदा नस्ल है, अगली नस्ल के लिए पैगाम दे दो कि वो उनको नहीं कहना चाहिए बाद में हमारे असलाफ ने दाखिली खुद मुख्तारी का नहीं किया। आई एम टेलिंग यू ऑन टेलीविजन, देयर विल बी अ मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, इट विल बी टुडे और टुमारो, it will be for restoration of internal autonomy that was represented by 370। अब जो लोग स्टेटहुड कहते हैं ये मुनाफिक लोग हैं, उसमें नहीं गिनता हूं मैं, मुस्लिम आजाद साहब ने भी कहा, वो शायद उनको बताना पड़ेगा वो क्यों आप मानते हैं स्टेटहुड। स्टेटहुड हमारा मकसद नहीं है कि हमको यूनियन टेरिटरी मत कहो, हमको कहो रियासत जम्मू कश्मीर। असल बात तो यह है हमारा मुद्दा क्या है, अगली नस्ल को बताने के लिए हमको अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी चाहिए, जिस पर हमने इलाहा किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब तक इलाहा को तस्लीम नहीं किया जब तक दाखिली खुद मुख्तारी का ऐलान नहीं हुआ 370 का। अब उस वक्त यह है ट्रांजिटरी लिखा गया, टेम्पररी लिखा गया, लेकिन हटाया क्यों नहीं तब तक लोगों ने? नेहरू ने सोचा कि ये तो गलत बात है, अगर हम ट्रांजिटरी या टेम्पररी से मायने निकालेंगे, हम इसको हटा रहे हैं। अनलेस पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ज्वाइन अस, ये हटा सकते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने कभी नहीं माना। अब बीजेपी ने जोर आजमाई की, हम उनको डिफीट करेंगे, हमारी आने वाली नस्ल डिफीट करेगी। हमको डेमोक्रेसी करनी है, हिंदुस्तान का आईन में मानता हूं, दिलो जान से मानता हूं, मगर मैं अपनी हुर्रियत फिक्र भी मानता हूं कि हमको दाखिली खुद मुख्तारी एक समझौते में मिली है। तो आपने एक तरफा तौर खत्म कर दिया, लड़ाई जारी है, कभी हड़ताल होगा, कभी दिलों में गुस्सा रहेगा, तब तक यूनियन और यहां के लोगों के दरमियान मफाहमत नहीं होगी जब तक दाखिली खुद मुख्तारी बहाल नहीं होगी। जिन लोगों का ईमान कच्चा है वो ये कहते अब वो नहीं देंगे, हम तो उनको नहीं कहते देने के लिए, हम लेने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को मैं मानता हूं, हिंदुस्तान का आइन दिलुजान से मानता हूं, इसी आइन में हम सब बराबर हैं। इससे बड़ी क्या खुशी है? यहाँ का यहूदी, यहाँ का नसारा, यहाँ का ईसाई, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, सब बराबर हैं आइन हिंदुस्तान के सामने। इसीलिए मैं दंगे की चोट कहता हूं, ये गलत फैसला लिया है हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत है। उनको एक दिन ये गुरूर छोड़ना पड़ेगा, इनको लौटाना पड़ेगा इंटरनल ऑटोनॉमी। ये जो स्टेटहुड मांगते हैं वो धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। हमको यूनियन टेरिटरी बता दो या स्टेट बता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको दाखिली खुद मुख्तारी दे दो जो 370 में महफूज थी। ये बात है जी। तो ये आइडियाज रहेंगे। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि एक पूरी तारीख हैं, और आपने देखा कि इस इंटरव्यू में सिर्फ कश्मीर के मौजूदा हालात, कांग्रेस बीजेपी के मौजूदा हालात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात, कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात नहीं हुई, बल्कि हम माजी में भी गए और माजी में कश्मीर के ताल्लुक से नेहरू क्या समझते थे, पटेल क्या समझते थे, वो तमाम बातें आपके सामने आईं। तारीख बहुत कुछ हमें सिखाती है और तारीख से ही हम अपना मुस्तकबिल तय करने की, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब सियासतदान होने के साथ साथ एक तारीखदान भी हैं। आज एक सियासतदान और एक तारीखदान की बातें आप तक हम लोगों ने पहुंचाई। उम्मीद है
ये तमाम चीजें आपको पसंद आई होंगी। सर बहुत शुक्रिया आपने बहुत वक्त दिया। शुक्रिया। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।